ये देखिए यहाँ पे ये 1 जो है 1 एंड 12 ये तो आपको हमेशा ही फैक्टर में आएंगे। CPU कैन एग्जीक्यूट 10 to the power 8 iterations per second। तो मैंने बोला 10 to the power 9 iterations को एग्जीक्यूट होने में x टाइम लगेगा। इसका मतलब फॉर्मूले के हिसाब से 10 to the power 8 iterations इज इक्वल टू 1 सेकेंड होता है, राइट? दिस इज 1 सेकेंड। तो 10 to the power 9 इज इक्वल टू x सेकेंड। इसका मतलब x इज इक्वल टू 10 to the power 8 इंटू 10 to the power 1 डिवाइडेड बाई 10 to the power 8। ये गया, ये आपके पास में आ गया 10 सेकेंड। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सो आई होप आप इस पर्टिकुलर चैनल के ऊपर जो भी मैं वीडियोस एंड ट्यूटोरियल्स आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, सो आप वो सारी चीज़ों को देख रहे होगे और आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा होगा। अब जैसा कि आपने अगर ये वाला वीडियो देखा होगा तो इसमें मैंने आप लोगों से बात की हुई है कि डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम क्यों ज़रूरी है, राइट? और ये किस तरीके से आपको हेल्प कर सकता है आगे अपने करियर ग्रोथ के लिए। सो अगर आप लोगों ने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा हुआ है तो मेरा सजेशन है इसको आप कंप्लीटली देखो, बिकॉज हियर आई हैव टॉक्ड मेनी थिंग दैट विल बी हेल्पिंग यू आउट टू अंडरस्टैंड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द डीएसए। आज के सेशन से हम लोग डीएसए स्टार्ट करेंगे और ये जो पर्टिकुलर सेशन होने वाला है गाइस, इसमें मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि डीएसए जो है ये ज़रूरी क्यों है और क्यों आपको इसको सीखना चाहिए, ताकि आपका एक इंटरेस्ट डेवलप हो जाए। एंड आई विल नॉट बी टॉकिंग मच इन दी थ्योरी वे, बट मैं आपको कुछ प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करता हूँ जिससे आपको ये सब चीज़ें समझ में आएंगी। तो आज का जो सेशन होने वाला है गाइज, ये एक तरीके से इंट्रोडक्शन टू डीएसए की तरफ है, ठीक है? तो इसको आप ज़रा ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। चलो, तो हम लोग एक काम करते हैं, पहले एक एजेंडा प्लान कर लेते हैं कि यार व्हाट एग्जैक्टली वी वांट टू लर्न, ठीक है? So this is basically introduction to DSA, ठीक है? ये सिर्फ एक बेसिक सेशन रहेगा गाइस, जिससे आपको इम्पोर्टेंस समझ में आ जाए और आप इसको सीखने के लिए थोड़े से इंटरेस्ट आपका डेवलप हो जाए। दिस इज ओनली द पर्पस ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन। चलो, इसको और थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं और इसमें समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या है। तो आज का जो मैं एजेंडा लेने वाला हूँ, आज मैं आप लोगों से बात करूँगा एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में, बट मैं आपको पूरा एजेंडा बता देता हूँ कि इंट्रोडक्शन टू डीएसए के अंदर मैं आपसे क्या बात करने वाला हूँ। यहाँ पे अपन एक प्रॉब्लम लेंगे, काउंट दी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है? ये एक चीज़ होगी गाइस जिसके ऊपर मैं आपसे बात करूँगा। एक दूसरा पॉइंट होगा डिवाइड n by 2 till you reach 1, ठीक है? ये भी एक पर्टिकुलर पॉइंट है जिसके ऊपर मेरे को आपसे बात करनी है, NSQRT। तो ये तीन कंसेप्ट हैं गाइस जिसके ऊपर हम लोग बात करेंगे और आपको धीरे धीरे काफ़ी सारी चीज़ें इसमें समझ में आएंगी। चलो, अब विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग सबसे पहले अपन लोग ले लेते हैं काउंट द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स वाला कंसेप्ट। बट इसको समझने के पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। पहले आप उन क्वेश्चंस का जवाब समझने की कोशिश करो, देन हम लोग ये काउंट टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स के ऊपर अपन बात करेंगे। तो देखो, मेरा क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं और इसमें मैं ये आपको बोलना चाहता हूँ कि जैसे सपोज मैं आपसे बोलता हूँ कि 4 इज अ फैक्टर ऑफ 24। क्या 4 24 का फैक्टर है? अब ये 4 24 का फैक्टर है कि नहीं है, इसको समझने के लिए देखिए क्या किया जाता है। ये जो 24 है, इसको जब आप 4 से डिवाइड करते हो और अगर आपको रिमाइंडर में 0 मिलता है, राइट, इसका मतलब 4 इज अ फैक्टर ऑफ 24। ये सिंपल सा फंडा है। अब इसी तरीके से एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ और इसका जवाब मेरे को जो है ना कमेंट में आप देना, ठीक? देखो, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मेरे पास में एक नंबर है 10, ठीक है, तो इस 10 के कितने फैक्टर्स हो सकते हैं? अब आपको ये तो फंडा समझ में आ गया कि यार अगर किसी नंबर को चेक करना है कि वो उसका फैक्टर है कि नहीं, तो आप किस तरीके से निकालेंगे, ये यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो इसको आप करने के लिए क्या करोगे? अगर मैं पूछता हूँ आपसे कि 10 के कितने फैक्टर्स हैं, तो देखो, अगर आपने इसका कमेंट में आंसर दिया है तो वेरी गुड, अगर नहीं दिया है तो यहाँ पे फोकस करो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट।
तो देखिए यहाँ पे अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ 10, आप करके देख सकते हो कि यार 1 से अगर आप 10 को डिवाइड करोगे तो ये आपको पूरी तरीके से डिविजन हो रहा है कि नहीं हो रहा, और रिमाइंडर में आपको जीरो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आई एम श्योर कि यार ये बेसिक फंडे तुम लोगों को पता होंगे, ये मेरे को सिखाने की ज़रूरत नहीं है, राइट। चलो 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 10 और नॉट, यस। 3 इज़ अ फैक्टर, 4 5 फैक्टर है, 10 फैक्टर है क्या, यस। अब देखो इसके अंदर जो है ना, आपको दो नंबर ऐसे हैं जो हमेशा एक फैक्टर होंगे। कौन कौन से? जैसे 1 जो है, 1 हमेशा किसी भी नंबर का फैक्टर होगा और वो नंबर खुद उस नंबर का फैक्टर होने वाला है। अब इसी चीज़ को अगर अपन थोड़ा सा यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं, देखो अगर मैं आपको एक और नंबर लेता हूँ और एक नंबर में और अगर मैं आपको समझाऊँ कि अगर मैं बोलता हूँ 12, तो 12 के कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं? देखिए 1 इज़ अ फैक्टर, 2 इज़ अ फैक्टर, 3 इज़ अ फैक्टर, 4 इज़ अ फैक्टर, 5 नहीं है, 6 है, एंड 12 आपको इसका फैक्टर मिलेगा। तो अगर इसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पे से ये जो 1 है, ये देखिए यहाँ पे ये 1 जो है 1 एंड 12, ये तो आपको हमेशा ही फैक्टर में आएंगे, राइट। इसके अलावा जितने भी हैं वो आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो और आप उसको समझ सकते हो। चलो अब इसके बेसिस पे अगर मैं आपसे ये बोलता हूँ कि यार मेरे को एक प्रोग्राम बनाना है और प्रोग्राम मेरा ऐसा कुछ होना चाहिए कि मुझे एक नंबर दिया जाएगा और उसके मेरे को टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करना है, तो आप कैसे बनाओगे? बहुत सिंपल है, आप सिंपल ऐसा लिखोगे, इंट काउंट फैक्टर्स, ठीक है, इंट काउंट फैक्टर्स, और इसमें आप एज्यूम कर लोगे कि यार एक नंबर आपको दिया गया है। अब देखो सिंपल प्रोग्राम मैं आपके लिए बना रहा हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो इवन यू कैन अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग ओवर हियर। तो देखो यहाँ से मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे एक काउंट नाम से एक मैंने एक वेरिएबल ले लिया और इस वेरिएबल में मैंने ज़ीरो इनिशलाइज कर दिया। क्यों मैं कर रहा हूँ? क्योंकि यार मेरे को इनिशियली देखना है, जब भी मैं नंबर को चेक करूँगा तो वो नंबर हमारा इंक्रीज होना चाहिए, राइट। अब देखो एक लूप लगा लेंगे और लूप में हम बोलेंगे कि यार स्टार्टिंग वैल्यू जो भी होगी एक नंबर की वो 1 होगी, क्योंकि यहाँ पे से देखो मैंने तुमको एक लॉजिकल चीज़ तो बताई दी है कि क्या करना है। और ये जो आई की वैल्यू है ये कहाँ तक जाना चाहिए? ये नंबर तक जाना चाहिए। जो ये नंबर है ये भी तो आपका फैक्टर होगा, राइट। तो इस नंबर तक जाना चाहिए और आप आई को जो है वो इंक्रीज करोगे। अब आप अंदर क्या करोगे, आप इसको यहाँ पे से चेक करोगे कि ये जो नंबर आया हुआ है आई, राइट, ये जो नंबर आई है, अगर मैं इस नंबर से n को मैं डिवाइड करता हूँ और डिवाइड करने पे ये मेरे को रिमाइंडर में 0 देता है। अब ये आपको पता होना चाहिए कि ये मॉड्यूलस ऑपरेटर है और ये हमेशा अपने को रिमाइंडर 0 देता है। तो अगर ये आपके पास में 0 है तो आप क्या करोगे, आप काउंट को प्लस प्लस कर दोगे, राइट, आप काउंट को प्लस प्लस कर दोगे। और ये लूप आप कब तक चलाओगे? जब तक आप n तक नहीं पहुंच जा रहे हो। एंड फाइनली आप यहाँ पे से बोलोगे कि यार मुझे रिटर्न करना है एक नंबर, तो मैं यहाँ पे से उसको लिख देता हूँ। तो यहाँ पे से देखो आप इसको बोलने वाले हो रिटर्न ये काउंट, ठीक है ना। इसी तरीके से हम बनाने वाले हैं, यही आप काम करोगे। अब ये जो मैंने आपको बना के दिया हुआ है यार, इसका पर्पस क्या है, क्यों इसको बनाया गया है, ये प्रोग्राम मैंने आपको क्यों समझाया है? देखो इसको समझने के लिए एक फंडा अपन समझते हैं और उसके हिसाब से आप चीज़ों को जल्दी समझ पाओगे। तो यहाँ से एक डिविजन बना लेते हैं एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पार्ट। तो अब आप देखिए यहाँ पे से आप क्या करेंगे, यहाँ से अपने को एक अजम्पशन लेके चलना है और उस अजम्पशन के बेसिस पे अपन बात करेंगे। तो देखो मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ, अज्यूम कि आपका जो सीपीयू है, दिस सीपीयू कैन एग्जीक्यूट 10 to the power 8 आइट्रेशंस पर सेकेंड, ठीक है। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सीपीयू कैन एग्जीक्यूट 10 to the power 8 आइट्रेशंस पर सेकेंड। इसको अगर आप एक सिंपल से इक्वेशन में देखोगे तो इसका मतलब ये है 10 to the power 8 आइट्रेशंस एक सेकेंड में ये करता है कंप्लीट, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अब ये आइट्रेशन से क्या मतलब है इसको भी मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। देखो इसका मतलब ये है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल आई की वैल्यू जो है, ये आई की वैल्यू अभी मेरी स्टार्ट होती है 1 से और ये जा रही है n तक। इसका मतलब मेरे पास में टोटल कितने आइट्रेशंस हो जाएंगे, n आइट्रेशंस होंगे, समझ रहे हो। मतलब अगर मैंने n की वैल्यू 12 दी तो इसमें आइट्रेशंस का मतलब ये हुआ कि आपको 12 आइट्रेशंस लगेंगे। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि 10 to the power 8 आइट्रेशंस आपका कंप्यूटर या आपका सीपीयू जो है वो एक सेकंड में करता है।
तो अब आप मेरे को एक बात बताओ कि अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि अगर मेरे पास में n की वैल्यू, अगर मेरे पास में n की वैल्यू 10⁻9 होती है, तो आपको नंबर ऑफ आइटरेशंस कितने लगेंगे? नंबर ऑफ आइटरेशंस जो होंगे वो आपके पास 10⁻9 होंगे। तो इसके हिसाब से आप मेरे को ये बताओ कि यार इसमें टाइम कितना लगने वाला है, यहाँ पे टाइम कितना लगेगा। अगर मेरे पास 10⁻9 एक नंबर है तो उसको एग्जीक्यूट होने में कितना समय लगेगा? बहुत सिंपल सी चीज़ है, सिंपल मैथमेटिक्स होते हैं यार। देखो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ 10⁸ आइटरेशंस आपका 1 सेकंड में होता है, तो 10⁹ आइटरेशंस आपका 1 सेकंड में होगा। इसका मतलब ये है 10⁸ इंटू एक्स इज इक्वल टू 10⁹। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो और x की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी 10⁸ इंटू 10⁻1 डिवाइडेड बाई 10⁸। 10⁹ को आप ऐसा लिख सकते हो। इसका मतलब ये आया आपको 10⁻1 मतलब 10 सेकेंड्स। समझ रहे हो? इतना टाइम लगेगा अगर आपके पास में एक n की वैल्यू अगर आपके पास में 10⁹ होती है तो ये टाइम लगता है। अब इसी तरीके से अगर मैं एक और एग्जाम्पल ले लेता हूं, ठीक है, वन मोर एग्जाम्पल। तो ये क्या करेगा, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि यार n की वैल्यू जो है वो 10⁻18 है। अब देखना यहाँ पे से क्या होगा, 10⁻18 बोला तो आइटरेशंस कितने हो जाएंगे मेरे पास में 10⁻18। इसके हिसाब से मैं अगर आपसे ये बोलता हूँ कि यार मेरे को टोटल टाइम कितना लगेगा, तो ये हो जाएगा 10⁻10। ठीक है, अब कैसे होगा ये मैंने आपको फॉर्मूला देके रखा हुआ है, इस फॉर्मूले के हिसाब से आप निकालो, आपको यहाँ पे टाइम निकल के आ जाएगा। अब जब मैं आपको बोल रहा हूँ 10⁻10, इसका मतलब ये जो 10⁻10 अपना निकल के आया है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस समझ रहे हो? इसका सिग्निफिकेंस है क्या? क्यों हमने 10⁻10 आइटरेशंस के बारे में अपन बात कर रहे हैं? तो देखो, इस सिग्निफिकेंस को समझने के लिए हमें एक छोटा सा एक कैलकुलेशन समझना पड़ेगा, और वो कैलकुलेशन इस तरीके का है। अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि यार मेरे को एक दिन में, इन वन डे, हाउ मेनी सेकेंड्स वी हैव, ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे सेकेंड्स? आप बोलोगे 24 आवर्स का डे होगा, उसमें 60 मिनट्स मतलब पर आवर्स जो है वो 60 मिनट का, एंड देन 60 सेकेंड्स। ठीक है, इसका मतलब तुम्हारे पास में 86,400 ये टोटल सेकेंड्स आ गए। अब अगर मैं एक साल में बोलता हूँ, एक साल में मेरे पास में कितने हो जाएंगे, मतलब 86,400 इंटू 365। अभी ये तुम कैलकुलेट करोगे तो ये समवेयर ये 3,15,36,000 सेकेंड्स ये आता है। अब ये मैं सेकेंड्स में क्यों निकाल के लेके आ रहा हूँ? देखो, मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये बोल रहा हूँ 10⁻10 ये एक बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, अगर इसको तुम 3,15,36,000 से डिवाइड करोगे तो ये तुम्हारे पास में 317 साल आएंगे। समझ रहे हो? इसका मतलब ये है, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर 10⁻10 एक नंबर होता है तो हमारे एजम्पशन के हिसाब से उसको एग्जीक्यूट होने में 317 साल लग जाएंगे। अब तुम मेरे को ये बताओ, ये कौन सी ऐसी जायदाद है जिसको तुम 317 साल तक संभाल के रखना चाहते हो, और 317 साल के बाद तुम ये देख रहे हो कि इसका आउटपुट क्या आएगा इस एजम्पशन के हिसाब से। समझ रहे हो? सो ये तो यार अननेसेसरी चीज़ है। अब यहाँ पे मेरे को जो बात करनी है ना, वो बात तुमसे मेरे को करनी है बेसिकली ऑप्टिमाइजेशन की, क्योंकि तुम्हें यहाँ पे ये तो समझ में आ गया कि यार मेरे को इसमें ऑप्टिमाइजेशन की रिक्वायरमेंट है, राइट? सो ऑप्टिमाइजेशन, अब ये जो ऑप्टिमाइजेशन हम लोग करेंगे ये किस तरीके से करेंगे? इस ऑप्टिमाइजेशन को समझने के लिए गाइस हमारे को एक छोटा सा कंसेप्ट है, इसको अपने को समझना पड़ेगा। चलो, इस कंसेप्ट को समझाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं नंबर जो है वो 12 वापस से लेता हूँ और इसके अपन फैक्टर्स देखते हैं। सो 1 इज अ फैक्टर, 2 इज अ फैक्टर, 3 इज अ फैक्टर, 4 इज अ फैक्टर, 6 इज अ फैक्टर एंड 12 इज अ फैक्टर, राइट? ये हम लोगों ने इस तरीके से निकाला था। अब देखो, इसमें से कोई से भी दो दो नंबर के पेयर बनाओ एंड ट्राई टू जस्ट डू दिस पर्टिकुलर थिंग। थोड़ा एक ऑब्जर्वेशन यहाँ पे करना है। तो देखो, मैं यहाँ पे अगर ये बोलता हूँ कि यार 3 and 4, 2 and 6 एंड 1 and 12, अगर इसके तुम ऐसे पेयर्स बनाओगे, और मैं ये बोलता हूँ कि अगर एक नंबर मेरे को नोन है, जैसे 3 मेरे को पता है, ठीक है, मुझे जे नहीं मालूम कि ये क्या होगा, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इन दोनों का अगर मैं इंटू करता हूँ तो मेरे को एक नंबर मिलता है जो मेरा फैक्टर है। समझ में आ रहा है?
मतलब मैंने 3 इंटू 4 करा तो मेरे को 12 मिल जाएगा, मैंने 2 इंटू 6 करा तो मेरे को 12 मिल जाएगा, मैंने 1 इंटू 12 करा तो भी मेरे को 12 मिल जाएगा। तो मेरे पास में अगर एक नंबर दिया हुआ है तो मैं दूसरा फैक्टर निकाल सकता हूँ। अगर एक फैक्टर मेरे को नोन है तो मैं दूसरा फैक्टर निकाल सकता हूँ। कैसे? आपके पास दूसरा फैक्टर जो होगा वो 12 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, मतलब 4। समझ में आ रहा है? ये एक छोटा सा फंडा ध्यान रखना। तो इस पर्टिकुलर चीज के हिसाब से अगर मैं ये बोलूं कि यार मेरा एक कंक्लूजन निकल के आना चाहिए, तो कंक्लूजन क्या निकलेगा कि अगर आपके पास में आई इंटू जे अगर आप करते हो और ये आपके पास में एन मिलता है, तो हमारे पास में j इज इक्वल टू एन बाय आई अपन कर सकते हैं। इसका मतलब मैं यहां पे लिख देता हूं कि इफ वी हैव वन फैक्टर as I, then other factor will be n by I। समझ गए? मतलब तुम्हारे पास में दो फैक्टर कैसे निकलेंगे, तुमको I मिलेगा n बाय आई, ये इस तरीके से तुम्हारे को फैक्टर मिल जाएगा। अब देखो ये जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि यार I और n बाय आई, तो इसका फंडा क्या है और ये मैं क्यों आपको इसके बारे में बात कर रहा हूँ, इसको भी थोड़ा सा मैं तुमको समझा देता हूँ सो दैट यू पीपल विल गेट द आइडिया। अब देखो आइडिया ये है यार कि अगर मैं यहाँ से ये बोलता हूँ कि यार सपोज मैं यहाँ पे एक नंबर ले लेता हूँ 24, ठीक है, मैंने n इज इक्वल टू 24 लिया। अब मैं आई एन n बाय आई में कैलकुलेट करूँगा, ठीक है। तो अब तुम मेरे को यहाँ पे से बताओ कि यार ये 24 जो है इसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं। सो 1 इज़ अ फैक्टर, राइट। यहाँ पे मैं ये बोलता हूँ कि यार 2 इज़ अ फैक्टर, 3 इज़ अ फैक्टर, 4 इज़ अ फैक्टर, राइट, 5 नहीं है, 6 इज़ अ फैक्टर, 8 आपको फैक्टर मिलेगा क्या 24 का, यस है ना, 8 भी आपको फैक्टर मिल जाएगा, 12 भी फैक्टर मिल जाएगा एंड 24 भी आपको एक फैक्टर मिल जाएगा। तो आपको यहाँ से पता चल गया कि यार आपके पास में कितने फैक्टर हैं। अब अगर मैं हर आई की वैल्यू के लिए n बाय आई निकालूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, 1 के लिए n बाय आई क्या हो जाएगा, दिस इज 24, 2 के लिए n बाय आई कितना हो जाएगा 12, 3 के लिए n बाय आई कितना हो जाएगा 8, 4 के लिए n बाय आई क्या हो जाएगा 6, 6 के लिए n बाय आई 4, 8 के लिए n बाय आई 3, 12 के लिए n बाय आई 2 एंड 24 के लिए n बाय आई 1। समझ रहे हो? अब इसी चीज को अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि एक ऑब्जर्वेशन इस पे रखो और मुझे ये बताओ कि इसमें से क्या कंक्लूजन निकल के आता है, कमेंट्स में करके बताओ, कमेंट्स में लिखो कि तुम्हें क्या ऑब्जर्वेशन इसमें दिखता है गाइस, ठीक है। दैट विल शो मी कि यार यस यू आर लर्निंग इट प्रॉपरली एंड आप इस पे ध्यान दे रहे हो बहुत अच्छे तरीके से। तो देखो एक ऑब्जर्वेशन तो तुम्हें ये देखने को मिलेगा कि अगर मैं आई की वैल्यू देख रहा हूँ 1 2 3 4 ऐसे करके, ये मेरे को 24 तक जा रहा है, तो n बाय आई की वैल्यू जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में मेरे को मिल रही है। ये मेरा एक पहला ऑब्जर्वेशन है। दूसरा ऑब्जर्वेशन देखो, मैं तुम्हें यहाँ पे एक चीज और दिखाता हूं। अगर तुम सिर्फ यहां तक का देखोगे, देखो इफ यू जस्ट सी टिल हियर, नॉट टिल दिस पर्टिकुलर पॉइंट, जस्ट अ मिनट, मैं ये वाला हटा देता हूं एंड वंस अगेन आई एम जस्ट डूइंग दिस। तो यहाँ पे से देखो अगर तुम 4 तक का भी देखते हो ना, 4 तक, तो यहां तक जस्ट हाफ ऑफ द वे में तुम्हारे को सारे फैक्टर्स मिल सकते हैं। कैन यू सी दिस थिंग गाइस? देखो यहां तक अगर मैं इसको पूरी तरीके से मैं एक ऐसा कर देता हूं ये पूरा सेक्शन, तो तुम यहां पे से ये देखो, तुम सिर्फ अगर आधा भी अगर इसको तुम ट्रेवर्स करते हो तो आधे में ही तुम्हारे को पूरे फैक्टर्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट तो तुम जो यहाँ पे से देख रहे हो यहाँ से सिर्फ रिवर्स हो रहा है। तो अगर मैं ये बोलता हूं कि अगर मेरे पास में एक कंडीशन में चेक करूं कि इफ आई इज लेस देन 24, ठीक है, तो या 24 नहीं बोलना चाहिए इसको, इफ आई इज लेस देन 1 सेकेंड गाइस, ये अपन सब एक बार पूरा मिटा देते हैं एंड देन वंस अगेन आई एम जस्ट टाइपिंग दिस, राइटिंग दिस, है ना, जस्ट गिव मी 1 मिनट। तो यहाँ पे से देखो 4 यहाँ तक आपको सारे फैक्टर्स मिल जाएंगे और मैं इसको सिंपली थोड़ा सा कलर करके आपको दे देता हूँ ताकि इट विल लुक समथिंग लिटिल गुड, है ना। सो जस्ट अ मिनट गाइस, ये इतना पार्ट अपन कलर कर लेते हैं। नाउ यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अगर मेरे को आई की वैल्यू लेस देन n बाय आई होता है, ये एक फॉर्मूला है। यहाँ पर भी देखो आई लेस देन n बाय आई ही आपको मिल रहा है, यहाँ पर भी आई लेस देन n बाय आई आपको मिल रहा है,
यहाँ पर भी i लेस देन n बाय आई आपको मिल रहा है, राइट। तो अगर यहाँ पे आप देखोगे तो देखो यहाँ पे हर एक नंबर n बाय आई आपको लेस देन मिल रहा है इधर, बट यहाँ पे देखोगे तो i की वैल्यू इज नॉट लेस देन n बाय आई। बट इसमें भी अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पे आप ये एक फॉर्मूला, ये एक अजम्पशन लगा सकते हो, ये दिमाग लगा सकते हो कि अगर मेरे पास में ये कंडीशन ट्रू होती है तो मेरे पास में दो दो फैक्टर्स मेरे को मिल रहे हैं। तो टोटल तुम्हारे पास में कितने फैक्टर्स मिल गए यहाँ पे, तुमको यहाँ पे 8 फैक्टर मिल गए। समझ में आ रहा है। एक केस और बताता हूँ, स्पेसिफिक केस, क्योंकि उसके बाद ही तुम इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करके अगला कुछ बना पाओगे। तो देखो यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि अगर मैं n की वैल्यू 100 लेता हूँ, ठीक है, सो 100 के केस में मेरे को i एन n बाय आई। अब ये तुम मेरे को बताओ कि यार ये क्या क्या हो सकता है। तो देखो अपन पहले i की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 1 इज अ फैक्टर, 2 इज अ फैक्टर, है ना, 3 तो होगा नहीं, 4 इज अ फैक्टर, 5 इज अ फैक्टर, 10 इज अ फैक्टर, 20 इज अ फैक्टर, है ना, इसके बाद 25 इज अ फैक्टर, 50 इज अ फैक्टर एंड 100 इज अ फैक्टर। अब इसी को तुम रिवर्स में लिख दो तो यहाँ पे से 100 हो जाएगा, दिस इज 50, दिस इज 25, दिस इज 20, दिस इज 10, दिस इज 5, 4, 2 एंड ये 1, ठीक है। अब इसमें तुम्हें एक चीज समझ में आएगी यार, तुम देखो यहाँ पे तुम्हें कहाँ तक चलना पड़ेगा, मतलब ये जो मैंने येलो पोर्शन मैंने किया हुआ था, ये येलो पोर्शन तुम्हें कहाँ तक करना पड़ेगा ये समझो। ये देखो यहाँ तक का तो मेरे पास में ये येलो पोर्शन तुम्हें क्लियरली समझ में आता है, राइट। अब जो ये बताओ कि ये वाला पोर्शन मेरे को येलो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। पर ये जो पोर्शन है ना, ये एक स्पेसिफिक टाइप का पोर्शन है यार, इसको समझने की कोशिश करना। ये जो 10 है ये मेरा एक स्पेसिफिक टाइप का पोर्शन है, बट दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ योर यू नो द फैक्टर कैलकुलेशन। अब आप देखो यहाँ पे मेरे को क्या फॉर्मूला बनेगा उसको समझते हैं। i इज लेस देन n बाय आई, ये सही है। i इज लेस देन n बाय आई, ये भी ठीक रहेगा। i इज लेस देन n बाय आई, इसके लिए भी ठीक होगा। i इज लेस देन n बाय आई इस पर्टिकुलर चीज के लिए भी सही है, बट यहां पे सही नहीं है। i इज लेस देन n बाय आई, ऐसा है क्या? नहीं, बट दिस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ योर फैक्टर। तो यहां पे तुम क्या करोगे, इसको इक्वल टू करोगे। तो जो कंडीशन तुम्हें चेक करनी है ना, वो कंडीशन सिर्फ ये नहीं चेक करना है कि यार ये लेस देन है, तुम्हें कंडीशन चेक करना पड़ेगी इक्वल टू। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। तो मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि अगर मेरे को इक्वल टू मिल रहा है, इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ एक फैक्टर होगा, बाकी इन सारी जगह पे मेरे पास में दो दो फैक्टर्स हो जाएंगे। इसका मतलब इसके टोटल 9 फैक्टर्स होंगे। समझ में आया किस तरीके से कैलकुलेट करना है? सो आई होप ये फंडा तुमको समझ में आ गया होगा। अब अगर यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हैं तो एक काम करते हैं, यही जो प्रोग्राम हमने बनाया हुआ था, अब इसी प्रोग्राम को थोड़ा सा इस लॉजिकल या इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे बनाते हैं एंड सी कि इसमें ऑप्टिमाइजेशन का लेवल क्या आया होगा और कैसे ये अचीव होगा, राइट। तो यहाँ पे से देखो, मैं ये बोलता हूँ कि यार मेरे पास में था इंट काउंट फैक्टर्स, ठीक है, इंट काउंट फैक्टर्स, और ये मेरे पास में एक नंबर है, राइट। अब जो लूप चल रहा है वो तो आपको एज इट इज चलाना है, राइट, पर उस लूप में भी देखो क्या करना पड़ेगा, मैं बताता हूँ। यहाँ से इंट काउंट इज इक्वल टू 0 रखते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली मेरे को काउंट की वैल्यू रिटर्न करना होगी। फॉर इंटीजर i इज इक्वल टू मैंने 1 किया, ठीक है, मैं 1 से ही स्टार्ट करूंगा। देन यहां पे देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं i इंटू आई, समझ रहे हो। अब या तो मैं i इंटू आई बोलूं या मैं बोलूं i लेस देन इज इक्वल टू n बाय आई, तुम कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। सो मैं यहां पे से बोलता हूं i इंटू आई लेस देन इक्वल टू n, ये मेरे पास में सही फॉर्मूला बना, ठीक है। अब मैंने i प्लस प्लस किया। अब देखो यहाँ पे मुझे क्या चेक करना है यार, मुझे यहाँ पे सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि जो i की वैल्यू है वो मेरे को फैक्टर है कि नहीं, ये सबसे पहले मेरे को चेक करना है। फिर वो 2 बार कैलकुलेट करना है कि 1 बार कैलकुलेट करना है, वो बात की बात है। तो मेरे को सबसे पहला केस तो यही देखना पड़ेगा कि इफ n mod i इक्वल टू 0 और नॉट। मेरे पास में पहली चीज तो ये चेक करो कि वो फैक्टर है कि नहीं, क्योंकि देखो ये मैं क्यों बोल रहा हूं, यहाँ पे से समझने की कोशिश करना। देखो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूँ 1, तो मेरे को 1 को फैक्टर कैलकुलेशन में रखना है, बट 2 को भी रखना है, 3 को रखना है क्या? 3 को नहीं रखना। तो जब तुमको 3 को रखना ही नहीं है तो 3 को काउंट क्यों कर रहे हो? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 को स्किप कैसे करेंगे?
तो जब ये वाली कंडीशन तुम्हारे पास में लिखाएगी तब जाके 3 मेरा स्किप हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले चेक करा कि जो नंबर आ रहा है वो मेरे पास में फैक्टर है कि नहीं। अगर फैक्टर है तो मुझे ये चेक करना है कि इसको मेरे को 2 बार कैलकुलेट करना है कि एक ही बार कैलकुलेट करना है। तो मैं यहाँ पे से ये चेक कर सकता हूँ इसके अंदर कि अगर मेरे पास में i जो है, राइट, इफ i इक्वल टू n बाय आई, समझ रहे हो। मैंने सिंपल एक देखा कि मेरे पास में जो i की वैल्यू है, मैं ये वाले केस पे चल रहा हूं। देखो ये जो है ये i की वैल्यू है और ये n बाय आई की वैल्यू है यहाँ पे ये। तो अगर ये दोनों वैल्यू मेरे को एक ही आती है तो इस केस में मेरे को काउंट कितनी बार करना है। तो मैंने बोल दिया यार काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। ये मैं एक बार करूंगा, समझ रहे हो। अदरवाइज मेरे को क्या करना है, एल्स के केस में मेरे को काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 2 करना है, समझ गए, राइट। अब जब इतना हो जाएगा तो ये यहाँ पे मैं ये वाला जो इफ है इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर दूंगा एंड यहाँ पे मेरा ये फॉर का क्लोज हो जाएगा एंड फाइनली जो वैल्यू होगी वो मैं यहाँ पे से रिटर्न करा दूंगा, रिटर्न काउंट। समझ गए हो। अब इससे फायदा क्या हो गया, देखो इससे फायदा अपन ऐसे समझते हैं। अपन यहाँ पे से ये देख लेते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे n की वैल्यू ले लेता हूँ, n की वैल्यू मैं लेता हूँ 18। अब हम लोग यहाँ पे से चेक करेंगे कि यार i की वैल्यू क्या जनरेट हो रही होगी, ठीक है, और n बाय आई की वैल्यू क्या जनरेट हो रही होगी मेरे पास में। तो मैं यहाँ पे से देखता हूँ i की वैल्यू जब 1 है तो मैंने यहाँ पे एक कंडीशन यहाँ पे चेक करी हुई है, ये वाली कंडीशन कि यार इफ i इंटू आई लेस देन इज इक्वल टू n, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंडीशन मेरी ट्रू है i के केस में, मतलब 1 इंटू 1 लेस देन इज इक्वल टू 18, कंडीशन ट्रू। तो कंडीशन ट्रू के केस में मुझे क्या करना था, मेरे को जो ये काउंट करना है, ये काउंट मेरे को कितनी बार करना है, 2 बार, राइट, क्योंकि मेरे पास में i और n बाय आई बराबर तो नहीं है अभी। अब मैं यहाँ पे से 2 को चेक करूंगा तो 2 इंटू 2 लेस देन इज इक्वल टू 18, कंडीशन ट्रू, और मेरा ये यहाँ पे से 2 से ये कैलकुलेट होगा, राइट। तो यहाँ पे मैंने इसको भी मैं 2 करूंगा, फिर मैं इसको 3 के साथ में करूंगा, 3 से भी ये डिवाइड हो जाता है। सो 3 इंटू 3 मैंने किया, मतलब 9 लेस देन इज इक्वल टू 18, ये कंडीशन ट्रू हुई तो इसको भी अपन ने कर दिया, राइट। अब अपन 4 से करके देखेंगे, बट 4 लेस देन, मतलब देखो अगर मैं बोलता हूँ 4 इंटू 4 लेस देन इज इक्वल टू 18, मतलब 16 इज लेस देन इज इक्वल टू 18, ये कंडीशन ट्रू है, राइट, ये कंडीशन ट्रू है। बट बेसिकली इसको मेरे को काउंट में रखना है कि नहीं रखना है ये देखना पड़ेगा। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि यार 4 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 18। ये जो अपन ने ये वाली कंडीशन हम जो चेक कर रहे हैं ना, पहली वाली n मॉड i इक्वल टू 0, अगर ये होगा तो मेरे को इसको करना है, तो ये कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगी, राइट। अब मुझे क्या करना है, जब यहां से मैं हुआ तो इस कंडीशन में तो मैं जाऊंगा नहीं, i अभी ये खत्म हुआ नहीं, तो मैं आ गया 5 पे। अब देखो मैं करूंगा 5 इंटू 5, क्योंकि हम ये वाली कंडीशन चेक कर रहे हैं, राइट। 5 इंटू 5 लेस देन इज इक्वल टू 18, 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 25 लेस देन इज इक्वल टू 18, ये कंडीशन हो गई फॉल्स। तो जैसे ये फॉल्स हुई तुम यहां से बाहर आ गए, तो तुमने कितने आइट्रेशंस में, कितने लूप में, या कितनी बार तुम्हारा लूप एग्जीक्यूट हुआ, अगर तुम इसमें ध्यान से देखोगे तो देखो हमारा लूप जो चला है वो 1 2 3, ये वाली कंडीशन तो फॉल्स थी, 4, और ये मेरा 5 पे तो बाहर ही आ गया, राइट। मतलब मैं 4 तक चला और ये वाला लूप था जहां से तुम लूप से बाहर आ गए, राइट। एग्जिट फ्रॉम लूप, समझ में आ रहा है, तुम लूप से बाहर आ गए थे। अब ये जो मैंने तुमको पूरा बताया हुआ है, इसका फायदा क्या हुआ है, ये फायदा अपन समझते हैं। अब थोड़ा सा इमेजिन करो, जो थोड़ी देर पहले मैंने तुमको बताया था कि अगर मेरे पास में n की वैल्यू 10 टू द पावर 18 होती है, ठीक है, तो 10 टू द पावर 18 के हिसाब से यहाँ पे जो आइट्रेशंस होंगे वो कितने होंगे वो समझने की कोशिश करो। आइट्रेशंस क्या तुम्हारे को 10 टू द पावर 18 आइट्रेशंस करना है क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि मैंने i इंटू आई ये वाला एक फॉर्मूला करा हुआ है। तो i इंटू आई का मतलब ये होता है कि मैं ऐसे लिख सकता हूं कि i इज इक्वल टू रूट ऑफ n, ये मैं बोल सकता हूं, करेक्ट। और रूट ऑफ n मतलब 10 टू द पावर 18, ये 10 टू द पावर 18 का जब तुम रूट निकालोगे तो ये आएगा तुम्हारे पास में 10 टू द पावर 9, समझ में आया। इसका मतलब ये है कि मेरे पास में एक्चुअल आइट्रेशंस जो हो रहे हैं वो 10 टू द पावर 9 आइट्रेशंस हो रहे हैं। अब 10 टू द पावर 9 आइट्रेशंस को एग्जीक्यूट करने में टाइम कितना लगेगा, अब तुम बताओ 10 टू द पावर 9 आइट्रेशंस को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगेगा।
तो मैंने बोला 10 टू द पावर 9 आइट्रेशंस को एग्जीक्यूट होने में x टाइम लगेगा। इसका मतलब फॉर्मूले के हिसाब से 10 टू द पावर 8 आइट्रेशंस इज इक्वल टू 1 सेकेंड होता है, राइट। दिस इज 1 सेकेंड। तो 10 टू द पावर 9 इज इक्वल टू x सेकेंड। इसका मतलब x इज इक्वल टू 10 टू द पावर 8 इंटू 10 टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 8। ये गया, ये आपके पास में आ गया 10 सेकेंड। अब तुम मेरे को ये बताओ यार कि जो एजम्पशन हमने लगाया हुआ था उस एजम्पशन के हिसाब से मेरे को 10 टू द पावर 10 मतलब 10 टू द पावर 1 सेकेंड मतलब 10 सेकेंड्स का ही टाइम लग रहा है। सो आर यू अंडरस्टैंडिंग गाइस व्हाट काइंड ऑफ ऑप्टिमाइजेशन वी हैव अचीव्ड विद दिस। ये पावर होता है डीएसए का, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन, ये सारी चीजें तुम्हें सीखना है। सो थ्रू आउट द डीएसए तुम सिर्फ यही सीखने वाले हो गाइस। इसी चीज को ध्यान से समझो, इसको इंप्लीमेंट करो एंड जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। आई होप ये अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक किया करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, एंड चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।